कुटुंब, गांव, नगर, महानगर, इनकी की संकल्पनाएं क्या है? शिक्षा, अर्थनिरपेक्ष व्यवस्थाएं, इनकी संकल्पनाएं क्या है? कर्म सिद्धांत का अर्थ के साथ समायोजन, ये संकल्पना क्या है? फिर अंत में मैंने एक रूप में उस दिशा में जाते हुए धर्म की संकल्पना क्या है? मैंने आर्थिक संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में ये कुछ 15 एक बिंदु लिखे हैं था इसमें। ये चौथा अध्याय होगा। फिर पांचवा अध्याय मैंने उपभोग का शास्त्र, जो मैंने एट द एंड ऑफ द डे ये जो उपभोग है, इसको हमको एड्रेस करना है। तो उपभोग का शास्त्र, हालांकि इसमें मैं बहुत बिंदु नहीं लिख पाया हूं, पर 3 चीजें लिखी हैं मैंने, मुझे लगता है इसको बात करनी ही चाहिए। कि पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य, जो हम कॉस्ट विच वी गिव फॉर थिंग्स, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हम वी डोंट कंसीडर, माने अगर ऐसा कोई संसाधन का इस्तेमाल हो रहा है जो पेरिशेबल है, जैसे ऑयल है ना, वो ऑयल का मूल्य खाली उसमें कितना कितना श्रम लगता है वो बनाने में, एक्चुअली वी आर लॉट ऑफ कॉस्ट, हम बहुत मूल्य दे रहे हैं, वो धन के माध्यम से नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत मूल्य ऐसा कुछ इस विषय पे, पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य, यही मुफ्तखोरी की कीमत। और इसमें मैं सोच रहा था कि हर चीज जो, जैसे आज गूगल के, जैसे हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, मुफ्त में आता है ना, अमेज़न के कितने सारे प्लेटफॉर्म मुफ्त में आते हैं। कई जैसे राज्यों में हमारे यहाँ मुफ्त बिजली मिलती है, या मुफ्त यातायात सुविधा हो जाती है, महिलाओं को मुफ्त यातायात है। ऐसे ये जो मुफ्त में सामान मिलता है, ये मुफ्तखोरी की कीमत क्या है? ये हम उपभोग करते हैं किसी चीज को और हमको कम कीमत या मुफ्त में मिलती है, तो एक तो मूल्य ठीक नहीं है, या मूल्य की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुफ्त में मिल रहा है। और तीसरा बिंदु था इसमें लिखा मैंने, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के व्यावहारिक आयाम। तो वो कैसे उपभोग करना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। अभी तो 3 ही लिखे था इसमें मैंने, मुझे लगता है कि और थोड़ा इस पे चिंतन करेंगे तो और बिंदु बनेंगे इसमें। तो उपभोग का शास्त्र, फिर अगला अध्याय होगा था समृद्धि का शास्त्र। हाँ, तो हम पहला इसमें बिंदु लिखा है मैंने, अभ्युदय और निश्रेयस, मैंने थोड़ी बात करेंगे। फिर समृद्धि के व्यावहारिक स्तंभ, माने जो समृद्धि होती है उसके कुछ स्तंभ रूप में मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे कौटुंबिक उद्योग, जो दूसरा विकेंद्रित स्वायत्त गांव, तीसरा अर्थकरी शिक्षा, चौथा प्राकृतिक संसाधन, पांचवा समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ऐसा मैंने ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे व्यावहारिक स्तंभ, और ये स्तंभों में इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होता था, इसके ऊपर हम कुछ बात कर सकते हैं। तो और ये इन शब्दों का अर्थ क्या है, आप ऐसा कुछ बात करेंगे इसमें। फिर समृद्धि के तात्विक स्तंभ क्या है, माने ये तो व्यावहारिक स्तंभ हो गए कि ये जो हैं सिस्टम्स हैं वो कैसे बनाने हैं। उसके तात्विक स्तंभ क्या है, जिसमें मैंने अध्यात्म, परस्परावलंबन, स्वतंत्रता, संयम, मोक्ष, ऐसे अभी तो 4 स्तंभ लिखे हैं जो समृद्धि तात्विक स्तंभ होने चाहिए। और भी जुड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे। हाँ, तो ये ऐसा समृद्धि का शास्त्र करके मैंने एक प्रयास किया इसमें। फिर 7वां अध्याय होगा समृद्धि का धार्मिक नियमन। अच्छा। तो इसमें मैंने शुरू किया प्रक्रिया बनाम परिणाम, माने हम पे फोकस करना कि या प्रोसेस पे फोकस करना। जो धर्म का नियमन है वो प्रोसेस पे जाता है ना, और
और जो आज की इकोनॉमिक्स है वो परिणाम पे जाती है, प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है उसमें। तो वो प्रक्रिया बनाम परिणाम ऐसा करके मैं इसमें प्रारंभ करूंगा, और फिर इसमें अभ्युदय के साथ निश्रेयस की महत्ता, और फिर अलग अलग माने धार्मिक नियमन, माने जो हमने स्तंभ बोले थे पहले, तो उस हर स्तंभ पे जो धार्मिक नियमन का माने क्या, जो धर्म, उस जैसे कुटुंब धर्म या गांव का धर्म या जाति का धर्म या राष्ट्र का धर्म, है ना, प्रकृति के साथ समन्वय का धर्म, माने ये जो धर्म के अलग अलग आयाम हैं, इसको लेते हुए कैसे धार्मिक नियमन होना है हर 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 स्तंभ पे, है ना, ऐसे सोचा बात कर सकते हैं। फिर 8वां अध्याय हमने लिया समृद्धि के अवरोध। तो इसमें जो अभी हमने बात की पहले, समृद्धि का शास्त्र और उसका धार्मिक नियमन, फिर उसमें अवरोध आते हैं, उसमें और उसमें डिटेल में जा सकते हैं, माने टेक्नोलॉजी। तो मैंने बिंदु लिखे हैं कि क्या क्या चीजें अवरोध लाती हैं, तो वो कैसे अवरोध लाती हैं उसका हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा केस स्टडी या उदाहरण रूप जैसे लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी पहला बिंदु है जो अवरोध के लिए, टेक्नोलॉजी। जीडीपी तीसरी माने जो हमारे मानक हैं, है ना। तीसरा बैंकिंग व्यवस्था, विदेशी निवेश, फिर आयात निर्यात प्रधान, और माने आदि करके मैं अभी लिखा हूँ, ऐसे ऐसी चीजें कर सकते हैं। और ये सब में उदाहरण सहित कैसे ये हमको तोड़ रहे हैं ना, और नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसा। फिर ये 8वां अध्याय हुआ था। 9वां अध्याय है व्यक्तिगत जीवन कौटुंब, ये लंबा नाम हो गया, फिर भी मैंने लिखा अभी। तो व्यक्तिगत जीवन, कौटुंबिक जीवन और व्यवसायिक जीवन में एकत्व की संकल्पना। मैंने ये व्यवसाय अलग है, जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ, है ना, या फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क प्लेस, फैमिली प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम। तो उस सोच के साथ कि व्यक्तिगत जीवन, कौटुंबिक जीवन और व्यवसायिक जीवन में एकत्व की संकल्पना। तो इसमें अभी तो 2 ही बिंदु लिखे हैं मैंने, ताई, एकत्व के सूत्र, अनेक व्यवसायों के उदाहरण। तो मेरे तो ये था ताई, जैसे हमने मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, हम गए थे वहां, हमने कितने घर देखे ताई, जैसे जुलाहों का घर ही अलग होता था, घर की व्यवस्था ही अलग, घर के जैसे घर बनता था वो अलग था, हाँ, और किसी वैद्य का घर है वो घर दिखने में अलग था। तो मैंने ये हमारा व्यवसाय और घर, इसमें अंतर नहीं, हाँ, अभी अंतर होने लगा है। तो ये के कुछ सूत्र हम बनाए, इसमें लिखें, अनेक व्यवसायों के उदाहरण दें कि कैसे ये व्यक्ति, कुटुंब और व्यवसाय सब एक साथ ही होता था, ये अलग अलग नहीं थे, और फिर बाद में उनमें समन्वय कैसे करें ये भी नहीं था, है ना, कैसे लिखें ये भी नहीं था। तो ये इसके ऊपर हम थोड़ा इसमें लिखें। और फिर अंतिम अध्याय तय, इसमें समृद्धिजनक अर्थव्यवस्था की संकल्पना और करणीय कार्य। अंतिम अध्याय जिसमें टेक्नोलॉजी का, इसमें भी मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल होना चाहिए, रोजगार का मायने क्या होने चाहिए। अभी ये रोजगार ऊपर भी लिख सकते हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ, है ना, उसमें रोजगार भी हम जोड़ सकते हैं, पर यहाँ लिखे रोजगार। फिर अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था के समान मानक, माने आज सोशल पैरामीटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो माने दोनों, क्योंकि दोनों में अंगांगी संबंध है, तो उनके जो मानक हैं, वो समाज व्यवस्था को साथ जोड़कर देखने वाले मानक होने चाहिए। समाज व्यवस्था इज द प्रोसेस फॉर विच द रिजल्ट इज अर्थव्यवस्था, ऐसा करके मैं सोच रहा था। तो उसमें उसके मानकों को हम कुछ डिफाइन करेंगे, जो व्यवस्था से लिए गए, उसके संदर्भ में लिए गए मानक होने चाहिए। फिर अंतिम बिंदु था इसमें लिखा, धार्मिक अर्थव्यवस्था के उदाहरण
और संभावित किस 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 तरह के प्रयोग हो सकते हैं। आज मैंने एक तो लक्ष्य है हमारा कि जैसी हमारी संकल्पना है वैसा लक्ष्य है हमारा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस रूप में आज प्रयोग हो सकते हैं, ऐसा अनुभव मेरा रहा है। तो ऐसे मैंने 10 अध्यायों की अभी पहली एक लिस्ट बनाई है। हाँ। अभी आप बताएं, सभी बताएं कि सभी बताएं। हाँ, इसमें कुछ लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया है, या इसको और किसी तरह से देखना है, सोचना है, जैसे भी आपके विचार हो। मुझे लगता है ताई तो अंत में बताएंगी, आप बाकी सब। हाँ, पहले सब बताएं। हाँ, नमस्ते मनु जी। नमस्ते श्रीनिवास। नमस्ते। ये जो बहुत अच्छा, आपने बहुत डिटेल में काम किया है। इसमें कोई क्या क्या आप आकर ग्रंथ जो है उसका बारे में आपने मैंने सुना, उसका बारे में उल्लेख नहीं मिला। मैं समझा नहीं। आकर ग्रंथ, इस जो भी आपका पूरा ग्रंथ है जी, इसके लिए आकर ग्रंथ कौन सा ग्रंथ आपने लिया है? संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से हैं? हाँ, या हम आकर, ठीक है। हाँ, मैं वो ठीक है। हाँ, संदर्भ नहीं, मैंने एक सूची बनाई है संदर्भ ग्रंथों की, लेकिन वो संदर्भ ग्रंथ मेरा ताई के साथ एक बार चर्चा हुई थी, तो ताई ने कुछ सुझाव दिए थे संदर्भ ग्रंथों के, तो वो मैंने सूची तो बनाई है, लेकिन वो सूची अब मैंने जो ये रूपरेखा बनी है उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, वो मैंने एक मेरे पास 10 से 12 ग्रंथों की तो मैंने बना के रखी है। उनमें से कुछ पढ़ने भी प्रारंभ किए हैं, लेकिन हाँ, एक सूची तो मेरे मन में तो तीन मुख्य सूत्र हैं या संदर्भ हैं जिनके साथ मैं काम करूंगा। पहला तो मुझे गुरुमूर्ति जी और वैद्यनाथन जी को थोड़ा स्टडी करना है, माने उन्होंने कैसी संकल्पनाएं की है वो। दूसरा मुझे रविंद्र गुरु जी और आशीष जी, हाँ, उनकी संकल्पनाओं की थोड़ी और डिटेलिंग करनी है, मतलब समझने के उसमें। और तीसरा, ये जो मैंने 10-12 ग्रंथों की एक सूची बनाई है ताई के साथ बैठ के, वो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ जो अभी बनी हुई है, पर उसमें कुछ बदल होगा तो फिर वो बदल भी, मैंने ये जो अभी मैंने अध्यायों की संकल्पना की है और संदर्भ ग्रंथों की सूची है, ये दोनों तो मैं अपने गट में डाल ही सकता हूँ। मैं इसलिए पूछा, एक इसलिए कि कोई शास्त्र का आधारित कोई ग्रंथ आपने सोचा है कि ये जो भी आपने 10 अध्याय में मैंने सुना, इसका आधारभूत के लिए आपका कोई इस अध्याय में कोई मैंने ठीक से नहीं ऑब्जर्व किया। शास्त्र आधार क्या हो सकता है? ये जो भी आपका सोच है, इसका एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्या है? ऐसा कुछ अध्याय होने से अच्छा होगा। ये एक था जी। दूसरा था एक भरत झुनझुनवाला जी का एक इकोनॉमिक्स का 1-2-3 अच्छे पुस्तक है, मैंने बहुत पहला पढ़ा है, शायद उसका भी आपको प्रयोजन आएगा। ये दो मेरा विचार था। हाँ, आप मुझे मैं आपसे पूछता हूँ श्रीनिवासी, वो झुनझुनवाला जी के कौन से पुस्तकें हैं, है ना। और शास्त्र के बारे में मेरा इस बार जब ताई इधर थे ना, तो ये एक बिंदु पे थोड़ी चर्चा तो हुई थी कि मैंने भी यही पूछा था ताई से, मैं कहा ताई इसका माने मूल शास्त्र कौन सा हम समझेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर। हमने तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा कोई शास्त्र नहीं सुना है अभी तक कि, और वो अर्थशास्त्र में भी राज्य व्यवस्था के बारे में ज्यादा है, अर्थ के रूप में जैसे हम समझ रहे हैं अभी वैसा तो बहुत ज्यादा नहीं लिखा है उन्होंने।
तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया है कि किस शास्त्र को आधार बनाया जाए, लेकिन अलग अलग शास्त्रों में अर्थ की एक पुरुषार्थ के रूप में जैसी संकल्पना है, और उस पुरुषार्थ को लेकर उसका निरूपण, उसका व्यावहारिक रूप में कैसे निरूपण किया जाए, और उसमें से इकोनॉमिक्स निकल के आए, उसमें से अर्थशास्त्र निकल के आए, ऐसा अभी प्रयास है। पर ये मैंने नोट किया है श्रीनिवासी, अभी इसमें देखूंगा कि और कैसे जो शास्त्रिक बेसिस है उसको और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं इसमें। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पर हमारा एक बहुत वृद्ध विद्वान है, उन्होंने ये भारतीय अर्थशास्त्र का शास्त्र आधारित कुछ पुस्तकें लिखे हैं। मैं आपको जब मुझे याद आएगा तो मुझे आपको भेज दूंगा। और दूसरा, मैंने तो इतना अध्ययन तो इस विषय तो नहीं किया है, पर जो भी मैंने सुना है और कुछ रेफरेंस मुझे याद है। एक तो जैसे आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो प्रसिद्ध है, पर वो भी, उसका भी बहुत सारे मूल ग्रंथ है। एक तो ये है। दूसरा है, स्मृतियों में भी बहुत सारे ये अर्थशास्त्र का विषय आता है स्मृतियों में। स्मृति हो और भी बहुत सारे स्मृतियों में इसका बारे में, क्योंकि ये समाज शास्त्र से बहुत जुड़ा है। जहाँ जहाँ समाज शास्त्र का विषय आता है वहाँ अर्थशास्त्र का इंटीग्रेटेड ही होता है। और तीसरा, महाभारत तो उसमें शांति पर्व, अनुशासन पर्व में मैंने जो भी, मुझे स्पेसिफिकली तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत साल हुआ। मैं जो भी उसमें भी राज्य धर्म तो प्रधान अंग है, उसमें भी हम कुछ देख सकते हैं। बस, पर मैं फिर से आपको जब थोड़ा मैं विचार करके मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, जो भी पुस्तकें आपको शायद उपयोग होगा। नमस्कार। बहुत उपयोगी होगा श्रीनिवासी, आप धन्यवाद। और विश्वक सेना, राजेंद्र जी, लता का कुछ आपकी ओर से बात है तो बताएं। ये जो अध्याय सब आपने सजेस्ट किया है और जिस पे काम करें, उसका सीक्वेंसिंग का कुछ थॉट है क्या? कैसे वो सीक्वेंसिंग किया आपने? अध्याय 1, 2, 3, 4। हाँ, मैंने सीक्वेंसिंग मैंने अभी जो सोचा है वो एक रूप में, जैसे आप देखोगे, प्रस्तावना और विश्व की स्थिति, फिर भारत की स्थिति, और फिर संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण। हाँ, और फिर वो स्पष्टीकरण के बाद वो शास्त्र कैसा, उपभोग का और समृद्धि का शास्त्र कैसा होना चाहिए, और फिर उस पर धर्म का नियमन क्या होना चाहिए, और वो नियमन में कहाँ अवरोध आ रहे हैं, और फिर मेरी संकल्पना क्या है कि जो एक जीवन जो हमारा है वो कैसे होना चाहिए, उसकी संकल्पना, और फिर जो व्यवस्था है उसकी संकल्पना, और उसके लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो ऐसा एक मेरा थॉट प्रोसेस रहा, जिसके आधार पर मैंने इसको किया। मैंने ऐसे इस पे बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया, पर ऐसा एक स्वाभाविक एक फ्लो मेरे मन में आया, तो मैंने उसको ऐसा ही लिखने का प्रयास किया। और ऑडियंस कौन होंगे, मतलब किसके लिए? हाँ, फिर से बताइए विश्वक सेना ना। रीडर कौन होंगे, किसके लिए हम लिख रहे हैं ये, तो कैसे टारगेट ऑडियंस? हाँ, बहुत सोचा नहीं कि रीडर, ये एक अच्छा वो है कि पहले हमको ये डिसाइड करना था कि रीडर कौन है, लेकिन जिस रूप में मेरा अभी चिंतन चल रहा है वो तो जो पॉलिसी मेकर्स या विद्वज्जन है वे ही इसके ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जो समाज में विद्वज्जन हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स हैं,
पर मैंने नोट किया है, इस पे भी मैं थोड़ा विचार करता हूँ, है ना। नोट क्या किया है कि ये मैंने टारगेट ऑडियंस क्या है, हाँ 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 के लिए इस सभी आयाम कवर हुए हैं क्या। हाँ 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 मनु जी, मुझे पूरा आपका 10 चैप्टर्स तो ये स्मरण में तो नहीं है, पर ऐसा कोई आपने सोचा है कि क्या चैलेंजेस होंगे इस अर्थव्यवस्था जो आप जिस दृष्टि से सोचकर आगे लेना चाहते हैं, मतलब उसका solution, उसका क्या चैलेंजेस होगा, इसका बारे में आपका कोई अध्याय में चिंतन है? मैं आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड विथ यू। नहीं, मैंने एक वो समृद्धि के बहुत सारे अवरोध, हाँ, समृद्धि हाँ के जो हाँ अवरोध हैं, ऐसा एक हाँ चैप्टर तो रखा है, एक अध्याय तो रखा है, जो आज की व्यवस्थाएं हैं और वो कैसे ये होने नहीं दे रही हैं। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर आप जब परिहार करेंगे उसमें क्या अवरोध होगा? उसमें क्या अवरोध दूसरा है? प्रश्न। हाँ हाँ, अवरोध है इसलिए आप इस स्थिति में है, वो ठीक है। हाँ, पर अगर हम कुछ, आई मीन वट एवर ट्रैक वी वांट टू टेक आल्सो, what are the possible challenges we may face? किन बातों को से सावधान रहना है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या हाँ, समस्याएं हो उसके लिए सकती क्या उपाय हो सकता है, क्या मतलब स्ट्रेटजी हो सकता है, जैसा अगर उसका कोई एक फाइनल टुवर्ड्स द एंड, इफ दैट कम्स, देन आई मीन इट्स नॉट may not be a very easy answer, but that is something to think about. जी। मुझे लगता है कि ये मैक्रो लेवल पर थोड़ा अधिक जाता है और इट इज अबाउट इट, मैंने एकेडमिक डिस्कशन जैसा तो होता है, परंतु जीवन के साथ जुड़ा हुआ जो अर्थशास्त्र है, दैनंदिन जीवन के साथ, उसमें अर्थ संस्कार, अर्थ व्यवहार, अर्थ दृष्टि और अर्थव्यवस्था, ये जो बातें हैं, माने ये जैसे आज व्यवस्थाएं बदली हैं, तो क्यों बदली? अर्थ के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है, इसलिए। जैसे अर्थ केंद्रीय समाज व्यवस्था और धर्म केंद्रीय समाज व्यवस्था, तो धर्म केंद्रीय समाज व्यवस्था में अर्थ का और अर्थ संस्कार, व्यवहार, अर्थ दृष्टि, अर्थशास्त्र, अर्थ नीति आदि सबका स्वरूप कैसा होता है, और अर्थ केंद्रीय समाज रचना में कैसा होता है। तो आज जो दिखाई देता है वो सब अर्थ केंद्रीय जीवन रचना है, इसलिए दिखाई देता है। नहीं तो कर प्रणाली भी ऐसी नहीं होगी, उत्पादन प्रणाली भी ऐसी नहीं होगी, वितरण प्रणाली भी ऐसी नहीं होगी, अर्थ की पॉलिसी भी, पॉलिसी के लेवल पर भी ऐसी नहीं होगी। बैंकिंग और ये सारा जो निवेश, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे ऐसे उद्योग होते ही नहीं, या होते तो उसका स्वरूप एकदम भिन्न होता। तो ये सारा अर्थ केंद्रीय जीवन रचना के ये सारे ऑफशूट्स है, उसमें से ये सारा निर्माण हुआ है। अब इसको धर्म केंद्रीय जीवन रचना में अर्थ का स्थान ऐसा करना है, तो बैंकिंग का स्वरूप, उत्पादन प्रणाली और वितरण प्रणाली, उपभोग प्रणाली, ये सब बदलेगा। अर्थ नीति बदलेगी, अर्थ विषय कानून बदलेंगे, ऐसा एकदम सब बदलेगा। और माइक्रो लेवल पर अर्थ संस्कार, अर्थ विनियोग, ये सारी बातें होंगी। तो माइक्रो और मैक्रो का संबंध क्या है, ये एक विचार। दूसरा, धर्म केंद्रीय और अर्थ केंद्रीय का अंतर क्या है, ये दूसरा विचार। और अर्थ केंद्रीय है इसलिए आज का ये सब है, इसका विचार। और इसके कारण से वो आपका अंगांगी संबंध है, उसमें तो ये आ गया है, आ जाएगा, परंतु ये सब हैजार्ड्स जो सारे हैं वो अर्थशास्त्र को अनर्थ शास्त्र बना देते हैं,
अथवा विपुलता के अर्थशास्त्र को अभावों का अर्थशास्त्र बना देते हैं। ये सारा जो एक बेसिक, इसको आधारभूत जो एक दृष्टि है इसकी, वो पहले जरा अच्छी तरह से समझ में आए, इस प्रकार से स्थापित होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके परिप्रेक्ष्य में ही ये सारी बातें होंगी। इसीलिए तो शीर्षक भी आपका धर्मानुकूल अर्थशास्त्र है। तो धर्मानुकूल तो ये धर्म केंद्री बनाना, अर्थ केंद्री को धर्म केंद्री में परिवर्तित करना, ये समाज रचना का विषय हुआ। परंतु धर्म केंद्री जीवन रचना में अर्थ का क्या स्थान है? तो वैभव तो होना ही चाहिए, समृद्धि तो होनी ही चाहिए, परंतु धर्म भी होना चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए, सभ्यता भी होनी चाहिए, आभिजात्य भी होना चाहिए। माने वो जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला अर्थशास्त्र होना चाहिए, हीन बनाने वाला नहीं। तो अर्थ दृष्टि ये मूल विषय हुआ। तो किस कारण से वो अर्थ केंद्री जीवन रचना बन गई, ये कारणों का विश्लेषण और इसका परिणाम क्या हुआ, तो सारा सर्वत्र जहाँ अर्थ का संबंध है वहां वहां हम ये व्यवस्थाएं हमें दिखाई दे रही हैं। और इसका स्वरूप ऐसा है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि अभाव तो है, उत्पादन बहुत हो रहा है तो भी अभाव तो कम नहीं हो रहे हैं। मैंने आपका वो मुफ्तखोरी है उसका इसमें आ जाएगा विषय। महंगाई है, महंगाई का क्या, बेरोजगारी है, इसका क्या। तो ये बहुत माइक्रो एंड मैक्रो दोनों स्तर पर ये सारे जो समस्याएं हैं। बेरोजगारी, स्किल नहीं है, अर्थकरी शिक्षा में स्किल तो आएगा ही, परंतु ये बेरोजगारी, और ये तो बहुत बड़ा नीति का और व्यवस्था का विषय है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को काम ही नहीं मिलेगा, इस प्रकार की उत्पादन प्रणाली है, वितरण प्रणाली है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, सबका स्वास्थ्य की हानि होगी, इस प्रकार की उत्पादन पद्धति है। तो इसको एक अलग रंग में, अलग रंग इसको प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। जी ताई। हाँ, मैंने ये तो एक्सप्लिसिटली निकाल के लाना ही होगी। मैंने जो उत्पादन, हाँ, वितरण, उपभोग को हाँ, हमने ज्यादा एक्सप्लिसिट बनाया है, लेकिन हाँ, उत्पादन और वितरण को भी हमको पकड़ना है इसमें। पकड़ना है। हाँ, माने उसमें जो आज की व्यवस्था में धर्म के विरोधी ही सब कुछ है और इंटीग्रल नहीं है, और ये इंटेलिजेंट भी नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है। अब एफिशिएंट होना, इंटेलिजेंट, जैसे इंटेलिजेंट एक्सपेंडिचर वो क्या होता है, कैसे पैसा खर्च किया, कैसे किया जाता है। मूल हमारे जो अर्थ से संबंधित धर्म विषयक सूत्र, आय से व्यय हमेशा कम होना चाहिए। 10% बचत अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए, 10% दान करना ही चाहिए। ऋण लेकर कभी भी आनंद प्रमोद नहीं करना चाहिए। ऋण चुकाने की पद्धति कैसी होनी चाहिए, ऋण मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, ऋण की माफी क्यों देनी चाहिए, मुफ्त कभी भी नहीं लेना चाहिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए हाथ आगे आना चाहिए। ये जो हमारी सभी भाषाओं में इस प्रकार की उक्तियां हैं, उनका सबका एक ही अर्थ है कि ये धर्म के अनुकूल अर्थव्यवस्था, धर्म के अनुकूल अर्थ व्यवहार के ही उदाहरण है सारे।
जी। तो ये माइक्रो लेवल से शुरू होता है, तभी मैक्रो लेवल की व्यवस्थाओं को मान्यता मिलती है समाज की। जो अभी श्रीनिवास अन्ना हैजार्ड्स कह रहे थे ना, इम्प्लीमेंटेशन के ये हैजार्ड्स, तो यही आप बैंक बंद कर दो, कौन स्वीकार करेगा? तो वो तो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन स्वीकार तो एक भी व्यक्ति नहीं करेगा। लोन लेकर, ये एजुकेशन लोन नहीं होनी चाहिए, कौन स्वीकार करेगा? कोई नहीं। फेस्टिवल लोन तो उससे भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कौन स्वीकार करेगा? अरे वाह, ऐसे कैसे लोगों को आनंद प्रमोद करने से आप रोक रहे हैं, वंचित रख रहे हैं। बैंक इतनी सहायता देने के लिए तैयार है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये सब कैसे मैनेज होगा? तो आप अर्थ संस्कार, अर्थ दृष्टि, अर्थ व्यवहार, ये सारी जो उक्तियां हैं उनका संस्कार करो, उनको मानस में बिठाओ, वैसा व्यवहार सिखाओ, तभी वे सब स्वीकृत होंगे, नहीं तो स्वीकार्य ही नहीं होंगे। अरे आप पैदल चलो, साइकिल लेकर चलो, क्यों जरा जरा सी बात में स्कूटर को किक मारते हो? क्यों 4 व्हीलर ले जाते हो? क्यों ऐसा करते हो? कौन मान्य करेगा? कोई मान्य ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऊपर अर्थ संस्कार होते नहीं है। तो जो अर्थकरी शिक्षा है उसका बेस तो ये अर्थ संस्कार ही है, और वो धर्म के अविरोधी, धर्म के अप्रतिकूल ऐसे होते हैं। तो ये एक दृष्टि से कहो तो दिस इज मॉरल एजुकेशन, और मॉरल एजुकेशन विथ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, कि इनका कितना, जैसे अन्न, आप अन्न फेंको नहीं। लोग कहते हैं ना, मैंने पैसा देकर खरीद लिया है ना, अब वो अन्न मेरा हुआ, मैं इसको फेंक दूं या सड़ने दूं, तुम्हारा क्या जाता है, तुमको पैसे मिल गए ना। ये तो धर्म के अनुकूल स्टेटमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं? अब तुम्हें क्या, तुम्हें कीमत मिल गई ना उसकी, अब क्या खटखट कर रहा है? मैं इस अन्न का जो चाहे करूंगा। तो पैसे से अन्न का स्वामित्व नहीं आता, ये तो धर्म ही कहेगा ना। अन्न की कीमत है, पैसे की नहीं। तो अन्न की कीमत उसको फेंक कर नहीं होती, पैसा चुकाया तो क्या हो गया? ऐसा ऐसा कौन मान्य करेगा? कब मान्य करेगा? कैसे मान्य करेगा? आज अन्न का अपव्यय इतना अधिक मात्रा में हो रहा है, उसका कारण क्या है? कि अर्थ विषयक संस्कार नहीं हुए हैं। अर्थ विषयक नैतिकता माने वही धार्मिकता है, वो बचपन से नहीं आई है, अपने हाथ में व्यवहार में नहीं आई है। हम स्किलफुली काम करते ही नहीं, तो मटेरियल जो संसाधन है वो भी खराब होते हैं, उत्पादन भी खराब होता है, क्योंकि हाथ में स्किल ही नहीं है, क्योंकि हमने उसका सीखा नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया। हाथ से वस्तु गिर जाती है और टूट जाती है, ये क्या बात है? तो संभालना नहीं आता, रख रखाव नहीं आता, मितव्ययिता नहीं आती। ये मितव्ययिता और रख रखाव और ये जो सारी बातें हैं वो अर्थ धर्मानुकूल आर्थिक मानस निर्माण करने के लिए है। तो this should make a good big chunk of the whole thesis. जी ताई। और ताई इसमें जैसे मैंने एक ये तो विचार किया था, जैसे मैंने एक अध्याय में जितने भी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं उनके धर्म की क्या परिभाषा है, जैसे कुटुंब धर्म क्या है? ये बात ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत स्पष्टता से बताया इसको प्रस्ताव, यानी इसका जो बेस है वो शुरू में बनाना है, बाद में नहीं लेके आना है, उसको शुरू में ही बनाना है, क्योंकि ये लोग रिलेट कर पाएंगे इन सब बातों से। जी। और सबसे पहले
समृद्धि का स्वीकार तो है ही। भारत समृद्ध देश होना चाहिए, व्यक्ति भी समृद्ध होना चाहिए। तो समृद्धि क्या है? वो एक शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी, इसका भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो भी धर्मानुकूल अर्थशास्त्र का ही है। वेद में श्री सूक्त है, श्री सूक्त। तो लक्ष्मी कैसी, लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, ये लक्ष्मी कैसी है और अशुभ लक्ष्मी किसे कहा जाता है। तो इसका भी एक संदर्भ लेना चाहिए श्री सूक्त का। जीता है। वो आधार तैयार करेगा, दृष्टि, अर्थ दृष्टि का आधार तैयार करेगा श्री सूक्त।